गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th के लेक्चर नंबर, देखिए बोर्ड पर आपको दिखाया गया, यानी कि लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर 7 में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, यानी कि हमारा ये टॉपिक है। इसके पहले सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे क्या बात करने वाले हैं, जरा वो समझिएगा। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर वेपर प्रेशर को हम कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज, यानी कि तीन तरह से वेपर प्रेशर को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और उसमें सॉल्यूट कौन सा ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे, ठीक है, वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सारी बात आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज इसका डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, यानी कि कुल मिलाकर के अगर वेपर प्रेशर को डिफाइन करने की बात आ जाए तो हम सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी कोई भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, उस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर्स बनती हैं हीट करने पर उसको, तो वो वेपर्स क्या करती हैं, अपनी आउटर सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्योंकि वो गर्म होती हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ जाना चाहती हैं, तो वह अपनी आउटर सरफेस पर क्या करती हैं, वेपर्स जनरेट करती हैं। इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे कुकर है हमारे यहाँ, तो कुकर में हम कोई भी सॉल्यूशन भर के रख देते हैं, कुछ भी खाना रखते हैं, तो कुकर क्या करता है, वो भी तो उसमें भी वेपर्स बनती हैं, वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और जब वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं तो सीटी उठ जाती है, सीटी उठती है तो गैस निकलती है। यही तो वेपर प्रेशर की कहानी है। यानी कि वेपर का प्रेशर अगर कम होगा तो वह सीटी को उठा नहीं पाएगा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वह सीटी को उठा पाएगा। इसीलिए तो हम हमेशा जब कुकर खरीदते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सीटी का मास हमेशा कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि आप इस सीटी को आज इस कुकर में लगाए हैं, कल इस सीटी को किसी दूसरे कुकर में लगाएंगे तो आप पकने का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दाल पकी कि नहीं पकी। हो सकता है एक कुकर में 3 सीटी में पक जाती हो, लेकिन अगर उसमें बहुत हल्की सीटी लगा देंगे तो सीटी जल्दी जल्दी उठेगी, तो प्रेशर कम बनेगा, तो दाल देर में पकेगी, तो हो सकता है उसमें 5 सीटी की जरूरत पड़े। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा केस हम वेपर प्रेशर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। यानी कि हम आपको समझा रहे थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हमने कहा कि वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया सर, लेकिन हमें यह जानना है कि वेपर प्रेशर को हम किन किन टर्म्स में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारे यहाँ जो वेपर प्रेशर डिस्कस किया जाएगा वो है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर को कैसे डिस्कस करेंगे। दूसरा टर्म इसमें यह आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा है वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गैस। यानी अगर गैस के रिस्पेक्ट में अगर वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम एक एक पार्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रेशर कहां पर किस प्रकार से एग्जर्ट करेगा और हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात अगर हम आपसे बोले तो पहली बात में बताया गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं उस समय वेपर प्रेशर का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जरा देखते हैं कि क्या हम उस केस में पढ़ते हैं। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा, यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को डिफाइन करने की बात करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, खूब ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में हम मिला क्या रहे हैं, जो मिला रहे हैं ये बेटा सॉल्यूट।
यानी कि जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं हम किसी सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि जो हमारा सॉल्वेंट है ये मान लो फर्स्ट कंपोनेंट है और जो सॉल्यूट है ये सेकंड कंपोनेंट है। हम फर्स्ट और सेकंड इस बेसिस पर कैसे एज्यूम करते हैं जरा इसको समझना। अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूट सेकंड है सॉल्वेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्यों सॉल्वेंट को लिया? इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट पहले कंसीडर किया जाता है तब हम उसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं। यानी ये पूरी की पूरी ये बातचीत की जा रही है कि अगर आपको एक लिक्विड सब्सटेंस दे दिया जाए, उस लिक्विड सब्सटेंस में किसी सॉलिड को मिलाएंगे तो वह सॉलिड वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा या घटाएगा, यही दोनों बात हमें समझनी है। तो कहते हैं ये तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो फिक्स होगा, क्योंकि सॉल्वेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सिंपल सी चीज है, वो लिक्विड है वो तो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा ही, ढक्कन को वो उठा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो ये सॉल्यूट कैसा है? ये सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? अब इस पर गौर करिए। सॉल्यूट की वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी पर यह डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी हमने ये कहा कि अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, जैसे बेटा वोलेटाइल का मतलब ऐसा कोई सॉल्यूट हम ऐड करें जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कम टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। जिसमें हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाता है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूट मिलाएं जो कम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों को जरा समझना। अगर आप वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करते हो तो ऐसी केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर नॉन वोलेटाइल मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता दिखाई देगा, यानी कि ये दूसरा केस हो गया। कहे सर समझ में नहीं आई बात कि ये वेपर प्रेशर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी ये दोनों टॉपिक कैसे डिसाइड कर रहे हैं? एक मतलब देसी एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर हम आपसे कहें, आप कभी भी घर में देखते होंगे चाय बनाने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं? हम दूध लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें चाय मिलाते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो हम देखो चाय बनाने का भी जो तरीका हमारी केमिस्ट्री में बताया गया वो कुछ यूनिक है, जरा समझिएगा। हम घर में चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ एक साथ मिला करके चढ़ा देते हैं और वो धीरे धीरे उबलना शुरू करता है और हम बैठ के मोबाइल चलाते हैं। क्या हाँ ठीक है सर, सही बात है। लेकिन हमें क्या ऐसा करने पर चाय जल्दी बनेगी क्या? नहीं। चाय बनाने का सिंपल सा और एकदम यूनिक तरीका हम आपको बताते हैं वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट। अगर आपको चाय बनाने की केस अप्लाई करना है तो ऐसी केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप पानी लेंगे, दूध लेंगे, उसको रख देंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती तब डालेंगे जब थोड़ा गर्म हो जाएगा, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा, उबलने की कगार पे आएगा, चाय पत्ती डालते ही उबाल बढ़ जाएगा। और उसमें चीनी कब मिलाएंगे? जब वह उबलना शुरू कर देगा, यानी जब वह उबलने लगे, और जब उबलने लगता है तो उबाल ऊपर की तरफ आती है, कहते हैं बहने लगेगी चाय। एक लोगों को समझा के आते हैं, तुम देखते रहना, क्योंकि सब कुछ पहले मिला चुके हो। तो इसलिए जब चीनी तब मिलाओ जब उबाल आना शुरू हो गए। जैसे ही आप उसमें उबाल आती है, आप चीनी अगर डाल दो थोड़ी सी, तो क्या होती है, वह उबाल आना बंद हो जाती है। थोड़े समय के लिए वह बिल्कुल सतह में चला जाता है, जितनी चाय रहती है उतने में पहुंच जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उबाल आती है। यानी चीनी ने क्या ऐसा किया कि वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर्स बन रही थी वो घट गई, जो उबाल आ रही थी वो घट कैसे गई? कहते हैं चीनी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और वह नॉन वोलेटाइल होने की वजह से बेटा जब वह पानी में जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, वह जब भी पानी में जाएगा तो नॉन वोलेटाइल है तो पानी में जाएगा ही जाएगा, और जब पानी में वह जाएगा तो करेगा क्या, ये भी तो सोचने का विषय है। पानी में जब, या हमने पानी दूध में जब उसको मिलाया तो अब जो हीट से वेपर्स बन रही थी उस हीट से चीनी के पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए वह हीट उसे चाय को ऊपर की तरफ उठा नहीं पाती। लेकिन दूसरी दशा ये है कि अगर आप ये कर लो कि आपने चीनी लिया, दूध लिया, पानी लिया, सब मिला दिया, और चाय पत्ती उस समय डालो जब उबाल आ रही हो। अगर ऐसा करोगे तो उबाल आपके बस की बात नहीं है संभाल पाना। मान लो उबाल आई, आप उठाए चाय पत्ती डाल दी, जैसे चाय पत्ती डालोगे और तेजी से उबाल आने लगेगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल में नहीं आता,
ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होता। तो चाय पत्ती डालते ही अगर उबाल और तेज हो गई, इसका मतलब कि चाय पत्ती का कोई फर्क उबाल पर नहीं पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह वेपर प्रेशर को और बढ़ा दे रही है। यही तो पढ़ा है, अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर बढ़ता कब है, जब सॉल्यूट के आईएमएफ पर डिपेंड करता है। जो सॉलिड हम मिला रहे हैं उसके अंदर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अच्छा है, क्योंकि उसको ब्रेक करने में उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। जैसे कभी भी आप देखिए, हम सब्जी बनाते हैं, जनरली कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जी हमारी 2 सीटी 3 सीटी में पक जाती है। दाल बनाने के लिए हम 4 सीटी 5 सीटी यूज कर लेते हैं, है ना, कुकर में, अगर हमें दाल गाढ़ी थोड़ा करनी। दूसरी चीज, आप अगर उसी जगह चावल बनाते हो तो 1 सीटी में पक जाता है। ये सीटियां का नंबर ऑफ सीटीज बदल क्यों रही हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? ये कभी 2 सीटी लग रही, कभी 1 सीटी लग रही, कभी 4 सीटी लग रही। लेकिन अगर वही राजमा पकाना है तो और ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर वही कोई चने की सब्जी या छोला बना रहे हो तो आपको और ज्यादा टाइम लग जाता है। ये छोला, राजमा, चने की सब्जी और दाल, चावल और सब्जी, इतने एग्जाम्पल हमने दिया, आपने देखा कि सब में टाइम टेकिंग प्रोसेस अलग अलग है। किसी में 10 मिनट लग रहा है, किसी में 15 मिनट लग रहा है, किसी में 20 मिनट लग रहा है, कोई 5 ही मिनट बन जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं जो जिस हिसाब से जिसके अंदर आईएमएफ है, जो सॉलिड हमने मिलाया, जैसे चावल है तो चावल के पार्टिकल्स की क्लोजनेस तो है लेकिन वो बहुत हार्ड नहीं होता। चने के कंपैरिजन में चावल हार्ड तो है नहीं, तो चावल को तोड़ पाना या उसको पका पाना आसान है, जबकि चने को पका पाना कठिन होता है। इसीलिए जब छोला बनाते हैं तो छोले में हमें ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। लोग मीट खाते हैं, मीट में और ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। तो आप कुल मिलाकर ये समझ पा रहे हैं कि हम जो हीट करते हैं तो हमारी हीट में जो सॉल्यूट मिलाया गया है वो भी डिपेंडेंट है। आखिर अगर आप चना छोला बना रहे हो तो सीटी देर में आती, क्यों? क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट होने में अब क्या होता है, सीटी देर में क्यों आई? क्योंकि जब चना ब्रेक करेगा पहले हीट होकर के तब ना सीटी में कन्वर्ट होगा। सीटी कैसे आती है? ऐसे ही तो आती है, दाल जैसे आप पकाए तो दाल को पहले वो तोड़ता है तब ना सीटी आती है। ऐसा तो है ना कि दाल बेचारी बैठी हो सीटी मार रहा है, ऐसा तो होता नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी का है कि आप जो वोलेटाइल सब्सटेंस मिला रहे हो उससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, यह डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल, जैसे शुगर मिला दिए तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घट गया, जो उबाल आ रहा था वो कम हो गया। अगर आपने उसी जगह कपूर मिला दिया, कपूर समझ, मिलाकर खाना नहीं है, लेकिन हमने कहा अगर आपने मान लो कपूर डाल दिया या फिर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, नैप्थलीन की बॉल डाल दिया, ऐसी केस में पूरा का पूरा जो दूध पानी लिए रहोगे ना वो पूरा पूरा बहना शुरू कर देगा। क्यों? और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि जो हमने कपूर मिलाया, वो कपूर क्या होता है, वो कहता है कि मैं 100 डिग्री पर नहीं, उसके पहले ही मैं वेपर्स में कन्वर्ट हूँ, तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो ये पूरा वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी पर डिपेंडेंसी की बात की गई। और हमारे यहाँ जो वेपर प्रेशर की कहानी है वो अब नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे या वोलेटाइल मिलाएंगे, हम समझ गए कि अगर नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घटता दिखाई देगा, वोलेटाइल मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता दिखाई देगा। तो हमने कहा किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, तो ऐसी केस में जो सॉल्यूशन होगा उसमें अगर मान लो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो ये सॉल्यूट है, ये प्रेशर एक्सर्ट करे या वेपर्स बनाए ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि सॉल्वेंट हमारा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, यानी ये तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही। अगर ये उड़ता है तो ठीक है, नहीं उड़ता है तो कोई बात ही नहीं। जैसे चीनी आपने मिलाया, हमने एक दिन आपको सॉल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बताया था। चीनी अगर आपने मिलाया पानी में, आप हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो चीनी जाती है क्या ऊपर? नहीं ना, तो सॉल्यूट तो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ नहीं। तो कौन कन्वर्ट हो रहा है? कंपोनेंट 1, यानी कि जो वेपर्स बन रही हैं वो वेपर्स केवल फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से बनती हैं, यानी सॉल्वेंट की वजह से बनेंगी। और वेपर्स में कौन जाए? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम मान लो इसको अलग से क्लासिफाई करें, हमने ये कहा कि हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में बेटा हमने मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
अब देखो वोलेटाइल होता तो वेपर्स की कहानी बनती, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आपने मिलाया तो ये तो वेपर्स में कन्वर्ट होने वाला नहीं, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कितना होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सेकंड कंपोनेंट हमने लिया है इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पी सॉल्यूशन का बनेगा यह किस पर डिपेंड करेगा, X2 पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, कि यानी उसमें ये सॉल्वेंट जो लिक्विड हमने कंसीडर किया था वो कितना। अगर सॉल्वेंट एक्सेस होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट लेसर अमाउंट में होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। और वैसे भी इसके एग्जाम्पल का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी लिए, उसमें चीनी मिलाए, चीनी पानी का सोल्यूशन बनाए, नीचे से हम उसमें आग लगाएं, यही तो करते थे ना सॉल्युबिलिटी के केस में। आग लगाए, वो गर्म होने लगा, ऐसी केस में डिसोल्यूशन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ रही है। और वेपर प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा, क्या चीनी की वजह से जनरेट होगा क्या, नहीं। ये वेपर प्रेशर आज भी जो भी बनेगा वेपर प्रेशर वह किसकी वजह से बनेगा, वेपर प्रेशर तो घट गया चीनी मिलाने से, लेकिन जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में है वेपर प्रेशर वो किसकी वजह से है, जो पानी उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से वेपर प्रेशर है। और आप एक लॉन्ग टाइम के बाद अगर देखते हो तो होता क्या है कि जो पानी है वही वेपर्स में कन्वर्ट होता, चीनी थोड़ा ना जाती। चीनी गई क्या वेपर प्रेशर, नहीं, चीनी वेपर्स में थोड़ा ना कन्वर्ट हुई। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी यह सेकंड कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना बनेगा ढक्कन पर। कहें सर थोड़ा कम समझ में आया, एक एग्जांपल लो। कभी आप दाल बनाते हो, दाल जब पकती है तो सीटी आती है, जब सीटी आती है तो एक करछुल ले लो और उस सीटी के पास में ऐसे ले जाकर के लगा दो। करछुल को जब सीटी के पास में लगाओगे तो उसमें ठंडा हुआ वह वेपर पाओगे, यानी वेपर जो ठंडी होगी, जब सीटी उठेगी गैस निकलेगी, वो वेपर्स जो आएंगे वो सीधे करछुल में आ जाएंगे, और करछुल में जाएंगी तो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होंगी तो उसे आप इकट्ठा कर लोगे। जब आप उसे इकट्ठा करना ना, फिर उस करछुल से ही मत पी लेना, उसको किसी दूसरे बर्तन में पलट लेना, क्योंकि करछुल गर्म हो चुकी होगी। और जब दूसरे बर्तन में पलट करके आप एक घूंट पीना और फिर मुझे बताना कि क्या उस पानी में नमक है। भाई कहते हो ना कि नमक ज्यादा हो गया, दाल में नमक ज्यादा हो गया, तो मम्मी कहती हैं आज सीटी ज्यादा आ गई। सीटी ज्यादा आने से क्या हुआ, प्रेशर किसका बना, वेपर्स का, और वेपर्स किसकी बनी, वाटर की। तो पानी ही तो बाहर निकला, तभी तो दाल गाढ़ी हो गई, और कोई दूसरा रीजन थोड़ा ना था। तो इसका मतलब जो उसमें से पानी निकल रहा था उसको जब हमने एक कटोरी में लेकर के पी करके देखा तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इसमें नमक नहीं है, यानी कि दाल के अंदर जो नमक हमने मिलाया था वो नमक दाल के अंदर ही है। पानी जब जाने लगा वेपर्स में तो दाल से पूछा कि तुम भी चलोगे, नमक से पूछा, तो नमक ने कहा मेरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ऐसा करो भाई तुम चले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। तो केवल पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, नमक वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए वह नमकीन पानी नहीं होता। और अगर नमक और पानी दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हुए होते तो दाल में नमक कैसे ज्यादा हो जाता। सही बात है कि नहीं। यानी कि जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाल में नमक कैसे ज्यादा हो गया। दाल में नमक इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि जब दाल को हमने एक्सेस हीट किया तो सीटी से वाटर वेपर्स के रूप में बाहर निकल गया। पानी ने कहा दाल के अंदर पाए जाने वाले नमक से कि तुम भी हमारे साथ चली चलो, तो दाल के अंदर पाए जाने वाले नमक ने कहा कि मेरी मेल्टिंग पॉइंट, मेरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इस टेम्परेचर पर मैं वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यानी कि तब नमक ने साफ शब्दों में कहा कि पानी तुम वेपर्स में कन्वर्ट हो जाओ। इसीलिए जब आप सीटी से करछुल में पानी इकट्ठा करके अगर आप उसे चक करके देखें तो उसमें नमक नहीं आता, इसीलिए दाल में नमक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेपर्स के रूप में केवल पानी बाहर गया, दाल के अंदर पड़ा हुआ नमक बाहर नहीं जाता, इसीलिए दाल में नमक क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही तो था।
अब हमने आपको यह समझा दिया कि वेपर प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है। अगर हमने कहा कि वोलेटाइल हम सॉल्यूट लेंगे, अगर वोलेटाइल होगा तो वोलेटाइल का मतलब वेपर प्रेशर जो वेपर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो वह क्या करेगा, वेपर प्रेशर को घटा देगा। क्यों? क्योंकि जो हम हीट कर रहे थे वह सॉलिड को ब्रेक करने में चली जाएगी। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहां दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम दो लिक्विड को आपस में मिलाएंगे उस केस में हम वेपर प्रेशर क्या पाते हैं, जरा समझ। हमने ये कहा ये हमारा डिब्बा हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा। कहें हाँ, यहाँ तक बात ठीक है। हमने कहा कि जो सॉल्यूट है ये भी लिक्विड है, और ये जो सॉल्यूट के बाद ये सॉल्वेंट दिया गया यह भी लिक्विड है। अगर हम कहते हैं कि ये तो लिक्विड है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है मान लो, और ये लिक्विड यह वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, इस पर भी बातें बहुत सारी डिपेंड करती हैं। यानी कि जो लिक्विड आपको सॉल्यूट के रूप में दिया गया है वह सॉल्यूट के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर वह सॉल्यूट वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, और अगर वह सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, दोनों बात हमें समझते हैं। हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जो राउल्ट्स थे, राउल्ट लॉ की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन लेते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी ये बात की गई, कहा गया फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, यानी कि सॉल्यूट के तौर पर जो लिक्विड हमने कंसीडर किया वह भी वोलेटाइल है, जो सॉल्वेंट के रूप में हमने लिक्विड कंसीडर किया यह भी वोलेटाइल है, तो ऐसी केस में जो प्रेशर बनेगा, यानी कि अगर हम इस डिब्बे के ऊपर की बात करें, ये हमारा पिस्टन हो जाए, अगर ये हमारा पिस्टन होगा तो पिस्टन में ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है और ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है ना सॉल्यूशन में। तो जब हम पिस्टन की बात करेंगे तो पिस्टन पर प्रेशर कौन कौन लगाएगा, कहेंगे ये फर्स्ट वाला भी वोलेटाइल है तो ये भी लगाएगा, ये सेकंड वाला भी वोलेटाइल है तो ये भी लगाएगा। ठीक है, तो फिर वहीं से हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था उसी के बारे में बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर ये कोई पूछ ले तो पार्शियल प्रेशर मतलब किसी एक पार्टिकल का जो प्रेशर होगा, एक कंपोनेंट का प्रेशर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल बताता हूं इसका। छप्पर जानते हो ना, लोगों के यहाँ गांव में लोग छप्पर बनाते हैं सरपत का, तो उसको पहले जमीन पर रख करके क्या करते थे, बना लेते हैं, फिर गांव के आस पड़ोस के दो चार लोगों को बुलाया जाता, तो सब लोग मिल करके उसे किनारे किनारे से पकड़ करके उठाते हैं और उठा कर ले जा करके लकड़ी का वो क्या करते हैं, थाम थून बनाकर रखते हैं, उसके ऊपर उसको एडजस्ट करते हैं, है ना, ये या दीवार बनाकर रखते हैं, उस पर रख लेते हैं जिससे कि हम सेफ रहें। तो जैसे ये छप्पर, यहां पर क्या है, ये जो पिस्टन है ये छप्पर है ऐसे समझो, और इसको दो लोग मिल करके किसी मड़ई को, छप्पर को उठाना चाहते हैं। जरा सुनना, एक फर्स्ट कंपोनेंट है, एक सेकंड है। अब ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों लोग वोलेटाइल हैं, यानी ये दोनों लोग उठाना चाहते हैं। जैसे होता है ना छप्पर उठाते समय भी उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो उठाने के बजाय नीचे में खींचे रहते हैं कि न उठे, पड़ोस वाला मामला रहता है। तो जो बेटा नीचे में खींचे हैं तो छप्परवा उठी ना उठी ना। तो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट यानी दो जो कंपोनेंट है यहां पर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों छप्पर को उठाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वोलेटाइल है। तो राउल्ट का ये कहना था कि ये कितना प्रेशर दे करके इस पिस्टन को उठाएंगे यह इनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, और ये कितना प्रेशर दे करके इसको उठाएंगे ये इनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट ऑन पिस्टन, अगर हम ये पूछें कि फर्स्ट कंपोनेंट इस पिस्टन पर यानी छप्पर को कितना उठाना चाहेगा, तो हम कहते हैं वो जितना है, जिस हिसाब से उसके पास ताकत होगी उसी हिसाब से वो प्रेशर दे करके क्या करेगा, छप्पर को उठाएगा। तो डाल्टन का कहना यह था कि जो पी टोटल होता है यानी टोटल प्रेशर इस पिस्टन पर कितना लगेगा, तो डाल्टन कहते हैं उसके जो कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम कर दो तो हमें पी टोटल मिल जाएगा। यानी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है और ये जो सेकंड कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है, ये दोनों कितना प्रेशर लगाएंगे, तो ये डाल्टन ने बताया कि ये पी टोटल एक्सर्ट कराएंगे। और अगर इनका टोटल प्रेशर निकालना हो कि इस पिस्टन को उठाने में कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम क्या समझेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट वाला कितना प्रेशर लगा रहा है और सेकंड वाला कितना प्रेशर लगा रहा है। और अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो राउल्ट ये कहते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ में ये बताया गया कि जो P1 है यानी फर्स्ट कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा हमेशा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब बेटा कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 यहां से बनेगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यानी फर्स्ट कंपोनेंट कितना प्रेशर लगाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। हम कहते हैं सेम टू सेम अगर सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड भी अपने मोल फ्रैक्शन के बराबर का प्रेशर लगाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन मतलब पार्ट, जितना पोर्शन इसका होगा उसी हिसाब से ये भी प्रेशर लगाएगा। तो हम कहते हैं P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। और ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हो गया। राउल्ट का कहना यह था कि P1 नॉट x1 फर्स्ट वाला लगाएगा और P2 नॉट x2 सेकंड वाला प्रेशर लगाएगा। यानी फर्स्ट कंपोनेंट इस पिस्टन को उठाने पर कितना प्रेशर लगाएगा, P1 नॉट x1, सेकंड वाला कितना लगाएगा, P2 नॉट x2। x1 और x2 को क्या कहते हैं, काई1 काई2 कह सकते हैं। और ये क्या है, यह आपका मोल फ्रैक्शन है जो यूनिटलेस होता है। तो हम कहते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया, कहे हाँ। तो हम कहते हैं P1 की जगह P1 नॉट x1 और P2 की जगह P2 नॉट x2 लिख दे, कहे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। हम जानते हैं क्या, कुछ नहीं, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। यानी कि हम ये जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ये बन गया। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यह P टोटल हो गया। यानी कहा गया टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, इसको हम इस एक्सप्रेशन से बाहर कर सकते हैं। अब ये तो एक्सप्रेशन x2 के टर्म में दिया गया है, और अगर आप x1 के टर्म में करना चाहते हैं, आपको x1 की वैल्यू पता है, तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। x2 x1 कहां से आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो x1, जो सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम टोटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उतारिए, इसको नोट करिए खट्ट से, आगे चलें। अगला टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे फिर वो बताते हैं। सेकंड कंपोनेंट के बाद हम आगे चलेंगे तो हमारा थर्ड पार्ट आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ गैसियस सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज। इसके बाद बेटा जो थर्ड कंपोनेंट है इसमें
उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज। यहां पर आपसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया गया, वह क्या बताया गया, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, यानी ये एक फॉर्मूला दिया गया और दूसरा फॉर्मूला बताया गया P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं यहां पर जो Y1 और जो Y2 दिया गया, ये Y1 और Y2 क्या है, अगर इसको समझाएं तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इन गैसियस फेज। इसमें क्या समझाया गया था, इसमें कहा गया ये डिब्बा बंद कर दो, यहां पर गैस नंबर 1 है, गैस नंबर 2 है, यानी दो कंपोनेंट इसमें भी है, तो एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। तो ये कहां से आया, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का एक प्रूफ का पोर्शन होता था। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप प्रूफ करते थे क्या, PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल, ठीक है। यानी कि टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला वहां पढ़ाया जाता था, ये प्रूफ था कि टोटल प्रेशर का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसी से ये दोनों फॉर्मूले डिराइव किए गए। यानी कि आपको ये दोनों जो बात बताई गई कि अगर हम वेपर फेज में या गैसियस फेज की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह हमारा Y1 इंटू पी टोटल के बराबर, P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू पी टोटल। इसके जस्ट बाद इंटेक्स में क्वेश्चन सेम टू सेम इसी फॉर्मूले पर दिया गया। वह क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें आपको P टोटल दिया है, P1 दिया है और P2 भी दिया है, आपसे कहा है कि Y1 Y2 निकालिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, कर नहीं पाओगे क्या, आराम से कर लेंगे। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे बताया गया है, ऐसे करके एक ग्राफ इधर से बनाया गया, ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यह किसके बीच में है, हमने कहा कि ये जो वेपर प्रेशर आप पढ़ते हो और जो मोल फ्रैक्शन पढ़ते हो उसके बीच में ग्राफ बनेगा, तो ये लाइन सीधी जाएगी। अगर यहां पर भी हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये भी लाइन सीधी जाएगी। दोनों ग्राफ को अगर एक साथ ज्वाइन करेंगे तो जो ऐसे लाइन बनी है आपके यहाँ डायग्राम में वो रिजल्टेंट का है, यानी टोटल प्रेशर की बातचीत की गई है। तो ये तो क्या हो गया, ग्राफिकल की बात हो गई। तो टोटल इस चैप्टर में जो बात थी वो आज कंप्लीट हमने कर दिया। 7th लेक्चर का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जो 7th लेक्चर के कॉन्सेप्ट के कंप्लीट करने की बात कर रहे थे, तो 7th लेक्चर में हमारे वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ का केस था। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड में क्या है, लिक्विड इन लिक्विड में क्या है, गैसियस फेज में वेपर प्रेशर को कैसे आइडेंटिफाई किए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने थोड़ा जिक्र किया। और हम उम्मीदन ये चैप्टर के जो भी पार्ट्स थे वो हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि अगली क्लास में हमारी बातचीत होने वाली है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम एजियोट्रॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप, यानी ये दो टर्म्स हमारे पास हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह आपकी जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि आप बखूबी निभाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।